26/11 का आतंकी हमला हो, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक, हमारी सेना के सरहदों तक पहुंचने से बहुत पहले ही दुश्मन के घर के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी होती है। आइए जानते हैं भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कैसे बनी। 1830 में मध्य प्रदेश के जबलपुर के घने जंगलों में ठगों और खूंखार डकैतों का एक ऐसा खौफनाक आतंक था कि ब्रिटिश हुकूमत भी लाचार हो चुकी थी। इस लूटपाट से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया विभाग तैयार किया जिसका नाम था ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। इस विभाग का मुख्य काम था जंगल के डकैत गैंग्स में इन्फिल्ट्रेट करना और उनकी पल पल की इंफॉर्मेशन ऊपर तक भेजना। कुछ चुनिंदा अधिकारियों को अपनी असली पहचान मिटाकर उन गैंग्स में शामिल होने का बेहद खतरनाक टास्क दिया गया। वो एजेंट्स डकैतों के बीच गए और देखते ही देखते उस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया। यहीं से भारत की खुफिया एजेंसी की असल बुनियाद रख दी गई थी। समय के साथ खतरे बदलते गए। 1918 में इस विभाग को बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिनका काम अब स्वतंत्रता सेनानियों और बढ़ते अपराध को रोकना था। ठीक 2 साल बाद भारत की पहली ऑफिशियल खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का जन्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसी खुफिया एजेंसी ने मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हुए ब्रिटेन की बहुत बड़ी मदद की थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बाकी विभागों के साथ IB को भी ट्रांसफर किया गया, लेकिन बंटवारे की इस आग में खुफिया तंत्र को भी पीठ से चीर दिया गया। IB भारत के हिस्से में आई और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस अफरा तफरी में खुफिया एजेंट्स की कई अहम फाइलें जला दी गईं और कुछ बची खुची डिटेल्स ही भारत को मिल पाईं। शुरुआती दौर में IB के पास मैन पावर बहुत कम थी और वो सिर्फ भारत के इंटरनल अफेयर्स पर ही ध्यान देते थे। 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी की सिफारिशों के बाद IB को भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह की खुफिया जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन 1954 से 1965 का दशक भारत के इंटेलिजेंस इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। 1952 में चीन ने भारत के 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। एक बार फिर हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई और पाकिस्तान के इस हमले की कोई भी एडवांस इंफॉर्मेशन IB के पास नहीं थी। इन 2 बड़े झटकों के बाद ये साफ हो गया कि भारत को एक नए और एडवांस खुफिया विभाग की सख्त जरूरत है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों पर हो। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने तुरंत रामेश्वर नाथ काव को बुलाया। रामेश्वर नाथ काव वो इंसान थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा संभाली थी और वो इंदिरा गांधी की मां के बचपन के दोस्त भी थे। इंदिरा गांधी को रामेश्वर नाथ काव पर पूरा भरोसा था। उन्होंने रामेश्वर नाथ काव को बताया कि हमें IB से हटाकर एक ऐसी नई एजेंसी बनानी है जो ज्यादा एडवांस हो और उसका मुख्य फोकस भारत के बाहर हो। इस डिस्कशन के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर रामेश्वर नाथ काव ने इस नई एजेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इंदिरा गांधी ने उस ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी, बस एक बदलाव के साथ कि इस एजेंसी का हेड सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। उसी मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी ने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की शुरुआत महज 2 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट के साथ हुई और इसका हेड ऑफिस साउथ दिल्ली के लोधी रोड पर बनाया गया। रॉ के बनते ही IB को सिर्फ भारत के अंदरूनी मामलों तक सीमित कर दिया गया और बाहर की जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई। रामेश्वर नाथ काव ने रॉ के लिए एक सख्त नियम अनिवार्य कर दिया। भारत के बाहर काम कर रहे किसी भी अंडरकवर एजेंट का असली नाम या पता किसी भी ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट पर कभी मेंशन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को अपने एजेंट्स के नाम सिर्फ दिमाग में याद रखने होते थे। रॉ के दफ्तर में किसी की कोई नेम प्लेट नहीं थी, कोई पदनाम नहीं था। हेड को सिर्फ सेक्रेटरी बुलाया जाता था और जूनियर अधिकारियों को अंडर सेक्रेटरी। लेकिन एजेंट्स को ट्रेन करके दूसरे देशों में प्लेस करना सबसे बड़ा टास्क था। ये जिम्मेदारी उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल को दी गई। TN कॉल ने दुनिया भर में मौजूद इंडियन एम्बेसी में फर्जी नौकरियां क्रिएट की और उन पदों को भरने के बहाने रॉ एजेंट्स को अलग अलग देशों में खामोशी से प्लेस कर दिया। ये एजेंट्स वहां से वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए अपने संदेश भारत भेजते थे। उनके मैसेजेस को मॉनिटर करने के लिए भारत ने बॉर्डर्स पर सीक्रेट मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए थे। रॉ की इस तेजी से बढ़ती वैल्यू ने सिस्टम के अंदर ही एक खामोश जंग शुरू कर दी। IB और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की वैल्यू
एकदम कम होने लगी थी। आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों एसपी वर्मा और मदन मोहन लाल हुजा ने रॉ के एस्टेब्लिशमेंट पर ही सवाल उठा दिए। मदन मोहन लाल हुजा ने आईबी के फॉरेन डेस्क में मौजूद भाषा विशेषज्ञों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्रिप्टोग्राफी के जानकारों को रॉ में ट्रांसफर करने से साफ मना कर दिया। पुरानी खुफिया फाइलें रॉ के साथ शेयर नहीं की गईं। आईबी के जो सबसे बेहतरीन अंडरकवर एजेंट्स थे, उनकी डिटेल्स भी रॉ को नहीं दी गईं। रॉ को विदेश जाने और ऑपरेशंस के लिए जो कैबिनेट अप्रूवल और फंड चाहिए होता था, वो भी जानबूझकर रोका जाने लगा। स्थिति को बिगड़ता देख इंदिरा गांधी को खुद दखल देना पड़ा। इस अंदरूनी राजनीति को संभालने के लिए उन्होंने रॉ हेड को सीधे कैबिनेट का हिस्सा बना दिया। रॉ में भर्ती का प्रोसेस भी बेहद सख्त था। हायरिंग के वक्त एक डिक्लेरेटरी फॉर्म पर साफ मेंशन करना होता था कि कैंडिडेट या उसकी फैमिली में से कोई भी आरएसएस का हिस्सा नहीं है। रॉ के गठन के ठीक 9 महीने बाद भारत ने अपना पहला अंडरकवर जासूस पाकिस्तान की जमीन पर उतारा। उस एजेंट का असली नाम आज भी अज्ञात है, लेकिन उसे कश्मीर बेदी के नाम से जाना जाता था और वो पंजाब से था। ट्रेनिंग से पहले ही वो इस्लामिक तौर तरीकों और उर्दू जबान का इतना बड़ा जानकार था कि पाकिस्तान में दाखिल होते ही वो मोहम्मद इब्राहिम बन गया। शुरुआत में रामेश्वर नाथ काव एक एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तानी बॉर्डर के उस पार की तस्वीरें निकालते थे, लेकिन कैमरे की रेंज 70 किलोमीटर होने के कारण तस्वीरें इतनी धुंधली आती थीं कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए मोहम्मद इब्राहिम को पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो जमीनी हकीकत की जानकारी भारत भेज सके। पाकिस्तान से वो सारी इंफॉर्मेशन अमृतसर के एक घर में रेडियो सिग्नल्स के जरिए भेजता था और अमृतसर से एक सिक्योर्ड लाइन के जरिए वो जानकारी सीधे दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचती थी। एक दिन मोहम्मद इब्राहिम ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजीं जिसने दिल्ली की नींद उड़ा दी। उन तस्वीरों में एक पाकिस्तानी मिलिट्री एयरपोर्ट पर अमेरिका का प्लेन खड़ा था। वहां अमेरिकी सैनिक भारी मात्रा में गन पाउडर, बम और 6 F-104 बॉम्बर्स देखे गए। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वहां साथ भी 5-7 बॉम्बर्स भी मौजूद थे। ये इंफॉर्मेशन तुरंत इंदिरा गांधी के पास पहुंची और उन्हें पता चल गया कि अमेरिका अपने ही लगाए हुए हथियारों के एम्बार्गो को तोड़कर पाकिस्तान को सीक्रेटली हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ बैक चैनल डिस्कशन शुरू किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1970 का दशक आते आते रॉ का फोकस पश्चिमी पाकिस्तान से हटकर पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, की तरफ शिफ्ट हो गया। 1970 में रॉ ने लंदन में एक बहुत अच्छा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था। उसी नेटवर्क के एक एजेंट ने एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लगातार फॉलो किया और ये इंफॉर्मेशन निकलवाई कि पाकिस्तानी सेना चुनाव से पहले पूर्वी पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा कत्लेआम करने वाली है। ये सुनकर रामेश्वर नाथ काव ने अपना पूरा फोकस पूर्वी पाकिस्तान पर लगा दिया और बॉर्डर पर चेक पोस्ट बढ़ा दिए। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच होने वाले हर कम्युनिकेशन को ट्रेस किया जाने लगा। रामेश्वर नाथ काव ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अगर भारत अपना एयर स्पेस बंद कर दे तो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सप्लाई लाइन पूरी तरह टूट जाएगी, जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन भारत उस वक्त युद्ध में नहीं था और बिना किसी ठोस वजह के इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता, इसलिए इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब रामेश्वर नाथ काव को एक इंटरनेशनल ट्रिगर चाहिए था और ये मौका उन्हें हाशिम कुरैशी के रूप में मिला। हाशिम कुरैशी श्रीनगर से पाकिस्तान गया हुआ था। वहां मकबूल भट्ट ने उसे इन्फ्लुएंस किया और एनएलएफ नाम के आतंकी संगठन में शामिल कर लिया। एनएलएफ के 36 खूंखार आतंकी बॉर्डर क्रॉस करते हुए जम्मू पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। एनएलएफ का प्लान था कि हाशिम कुरैशी श्रीनगर से भारत का एक प्लेन हाईजैक करेगा और फिर उन 36 आतंकियों को छुड़ा लिया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन किसी तरह रामेश्वर नाथ काव तक पहुंच गई। इंटेरोगेशन के बाद हाशिम कुरैशी टूट गया और उसने हाईजैकिंग का पूरा प्लान बता दिया। रामेश्वर नाथ काव ने इसे एक मौके की तरह देखा और हाशिम कुरैशी को रॉ के लिए काम करने पर मजबूर करके उसे एक डबल एजेंट बना दिया। रामेश्वर नाथ काव ने कुरैशी से कहा कि वो प्लान के मुताबिक ही प्लेन हाईजैक करेगा और उसे लाहौर ले जाएगा। वहां जाकर वो 36 आतंकियों की रिहाई की डिमांड करेगा, लेकिन प्लेन में उन आतंकियों की जगह रॉ के 36 ट्रेंड एजेंट्स मौजूद होंगे और उसकी आखिरी डिमांड होगी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मीटिंग। 30 जनवरी 1971 को हाशिम कुरैशी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने प्लेन हाईजैक किया, 36 आतंकियों की रिहाई मांगी और जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात की। ठीक उसी पल रॉ के एजेंट्स ने भीड़ में छुपकर उनकी एक बहुत ही साफ तस्वीर क्लिक कर ली।
भारत ने इस तस्वीर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान पर भारी दबाव बना दिया। इसी बिना पर भारत ने इमीडिएट इफेक्ट से पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह बैन कर दिया। रामेश्वर नाथ काव ने अपनी चालाकी से वो प्लान पूरा कर लिया जो उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ डिस्कस किया था। इसके बाद सभी लोगों को प्लेन से नीचे उतार लिया गया और प्लेन को जला दिया गया। एयर स्पेस बैन होने के कारण पाकिस्तान को मजबूरन उन 36 एजेंट्स को सड़क के रास्ते भारत वापस भेजना पड़ा। हाशिम कुरैशी रॉ के लिए काम कर रहा था, इसलिए कोई इशू नहीं हुआ। यह रामेश्वर नाथ काव का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई और उन्हें 1971 के युद्ध में सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद रॉ का रुतबा बहुत बढ़ गया और 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेसी मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी उन्होंने सफलतापूर्वक पूरी की। लेकिन 1976 से 1980 के बीच भारत के खुफिया नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा डार्क टाइम आ गया। 1980 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका सबसे पहला फैसला ही रॉ पर इंक्वायरी बैठाना था। उस इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि रॉ ने विपक्षी नेताओं की पूरी जानकारी रखी थी कि वो विदेश में कहां गए और उन्होंने क्या किया। मोरारजी देसाई को रॉ से सख्त नफरत हो गई और इसका सीधा असर रामेश्वर नाथ काव पर पड़ा, जिन्हें सरकार के इस बर्ताव के कारण अपना अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब रामेश्वर नाथ काव रिटायर हो रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान से एक बहुत खौफनाक इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन मोरारजी देसाई ने फंड्स काट दिए और रॉ ऑपरेशंस का बजट अप्रूव करने से मना कर दिया। उन्होंने कई बेहतरीन रॉ अधिकारियों को सर्विस से निकाल दिया। पाकिस्तान के कहूटा में स्थित खान रिसर्च लैब में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज चल रही थीं। रॉ के अंडरकवर एजेंट्स ने नोटिस किया कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स रोजाना एक ही समय पर उस हाई सिक्योरिटी लैब में जाते हैं। लैब के अंदर जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए एजेंट्स ने उस नाई के साथ रिलेशन डेवलप किया जो उन साइंटिस्ट्स के बाल काटता था। एक दिन एजेंट्स ने उस नाई की दुकान से उन पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स के कटे हुए बालों के सैंपल कलेक्ट किए और उन्हें भारत भेज दिया। जब भारत की लैब्स में उन बालों का टेस्ट हुआ तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशन पाया गया। यह इस बात का कंफर्मेशन था कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है। उसी दौरान रॉ को एक पाकिस्तानी एजेंट मिला जो सिर्फ $10,000 के बदले पाकिस्तानी न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट शेयर करने के लिए तैयार था। लेकिन मोरारजी देसाई ने यह बजट देने से साफ मना कर दिया और कहा कि यह पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी रॉ से यह इंटेलिजेंस मिल गई थी और उन्होंने कहूटा फैसिलिटी पर अटैक प्लान किया था। उन्हें सिर्फ भारत से प्लेन रिफ्यूलिंग की परमिशन चाहिए थी, लेकिन देसाई ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। जनरल जिया उल हक और मोरारजी देसाई के बीच काफी अच्छे संबंध थे। एक दिन फोन कॉल पर इरिटेशन में आकर मोरारजी देसाई ने जनरल जिया उल हक को बता दिया, हमें पता है कि तुम खान रिसर्च लैब में क्या कर रहे हो। इस एक लाइन की वजह से पाकिस्तान ने तुरंत एक खौफनाक सर्च मिशन लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद रॉ के बहुत सारे बेहतरीन अंडरकवर एजेंट्स पकड़े गए और उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। भारत का पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क तबाह हो गया। इस काम के लिए मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया गया। हालांकि इस एक्सपोजर के कारण पाकिस्तान डर गया और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिले हो गया। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही रॉ का बजट बढ़ाया गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई, साइबर ट्रेनिंग दी गई और एजेंसी की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई। रामेश्वर नाथ काव को वापस बुलाकर सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर बैठाया गया। 1984 में पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का प्लान बनाया। लंदन में रॉ के खुफिया नेटवर्क ने एक पाकिस्तानी ऑफिशियल को ट्रैक किया जो एक गार्नेट की दुकान पर गया था। उसने वहां 150 स्नो जैकेट्स, आइस शूज, माउंटेन इक्विपमेंट और ऐसे एक्सट्रीम वेदर ग्लव्स का ऑर्डर दिया जो -50 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव कर सकें। यह इंफॉर्मेशन तुरंत भारत भेजी गई। इस इंटेलिजेंस के आधार पर इंडियन आर्मी ने सियाचिन पर कब्जा करने का प्लान बनाया, लेकिन एक्सट्रीम वेदर के कारण लॉजिस्टिक्स में बहुत समय लग रहा था। तब रॉ के एजेंट्स ने लंदन की उस गार्नेट कंपनी के साथ कुछ दांव पेंच खेले और पाकिस्तान के ऑर्डर की डिलीवरी को डिले करवा दिया। इसी देरी का फायदा उठाकर 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने 300 जांबाज सैनिकों को एयरलिफ्ट करके सियाचिन ग्लेशियर पर डिप्लॉय कर दिया। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया। लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग में एक गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। सितंबर 1998 में रॉ एजेंट्स को इंटेलिजेंस मिली कि पाकिस्तान ने ब्रसेल्स से 50,000 मिलिट्री बूट्स खरीदे हैं। इतनी बड़ी खरीद कोई आम बात नहीं थी, लेकिन रॉ ने इस इंटेलिजेंस को इग्नोर कर दिया।
ये वही बूट्स थे जो बाद में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी ने पहने हुए थे। अक्टूबर 1998 में पाकिस्तानी आर्मी ने आरपीवी व्हीकल्स का इस्तेमाल करके कारगिल का एरियल सर्वे किया। ये मूवमेंट भी रॉ द्वारा इग्नोर कर दी गई। इसी टाइम में पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके में अपनी 2 पूरी बटालियंस प्लेस कर दी थी, लेकिन रॉ ने अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन किया कि मार्च 1998 से लेकर सितंबर 1999 तक बॉर्डर पर कोई इशू नहीं है। इन बड़े फेलियर्स के बीच रॉ की टेक्निकल यूनिट ने एक बहुत बड़ी मदद की। उन्होंने पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ की फोन कॉल्स को टैप कर लिया था, जिससे कारगिल में पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ गया। कारगिल की इस खुफिया चूक का नतीजा ये हुआ कि भारत की इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़े बदलाव किए गए। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद तो काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। रॉ ने लश्कर-ए-तैयबा के पूरे नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद जैसे टेरर हैंडलर्स की लगातार मॉनिटरिंग होने लगी। तब से लेकर आज तक रॉ का सक्सेस रेट बहुत हाई हो गया है। उरी अटैक हो, बालाकोट अटैक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी बड़े ऑपरेशंस में रॉ के सटीक इनपुट्स ने हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बहुत बड़ी मदद की है।